मैं हंसराज मराठे आपका मेरे YouTube चैनल हंसराज मराठे सिंदाबाद में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम भूटान ट्रिप का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने कई प्रिलिमिनरी बातें बताई थी। अभी ये हम 20 तारीख को यहाँ पर जयगांव में आए थे और ये होटल बरसाना में हमने नाइट स्टे किया। सवेरे उठते से ही मैं थोड़ा सा निकल पड़ा गांव में घूमने के लिए, तो ये मेन रोड पर आया हुआ हूँ। अभी ये रोड सीधा जो फुट शोलिंग गांव है भूटान के उस पार, भारत के दीवार के उस पार, वहाँ पर ये जाता है। बहुत ही नज़दीक है ये बॉर्डर। तो इस बॉर्डर को यहाँ से जाकर पैदल ही क्रॉस करना पड़ता है और ट्रैवल एजेंट जो होता है अपना, वो गाड़ी में सब सामान लाद कर उस पार ले जाता है। तो अभी मैं कुछ बातें इसमें बताने की रह गई थी कि जब आप भूटान का टूर करते हो तो इसमें भूटान गवर्नमेंट आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी के नाम से 1200 रुपये रोज़ प्रति व्यक्ति चार्ज करता है नाइट स्टे के लिए। और दूसरी बात, गाइड कंपलसरी है जो कि करीब करीब 2 से 3 हज़ार रुपये लेता है। उसके बाद में आपको टैक्सी करना कंपलसरी है, आप वैसे नहीं घूम सकते हो। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चौथी चीज़ जो है, आपको इमिग्रेशन के जो पेपर्स बनवाने पड़ते हैं उसके लिए वोटर्स, या तो वोटर्स आईडी वैलिड है या तो फिर वैलिड पासपोर्ट वैलिड है। आधार यहाँ नहीं चलता है। तो ये 3 बातें आपको ख्याल में रखना है भूटान ट्रिप आने के पहले। तो अभी आप ये जो वीडियो में देख रहे हो, ये फुट शोलिंग का जो उस पार का हिस्सा है वो अब देख रहे हैं। और एक बात यहाँ पर नोटिस करने लायक है कि जैसे ही आप फुट शोलिंग यानी भूटान के उस पार जाते हो, दीवार के उस पार, दीवार के इस पार भारत है और उस पार भूटान है, तो जैसे आप वो गली में से, तो ये एक लच्छा पराठे की दुकान हमारे होटल के नीचे थी। तो मैंने तो पहली बार ही ये लच्छा पराठा देखा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसका वीडियो शूटिंग किया है ताकि आपको भी मालूम पड़े कि लच्छा पराठा बनता कैसा है। और मेरी खाने की इच्छा थी, लेकिन क्या था कि हमारे पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री सवेरे का नाश्ता था और रात का डिनर था, तो नाश्ता मुझे मिलना ही था होटल बरसाना में, इसलिए मैंने यहाँ कुछ खाया नहीं। लेकिन आपको अवगत कराने के लिए मैंने ये शूटिंग किया है। अभी ये हम होटल बरसाना में आ गए और यहाँ पर जो हमारे लिए नाश्ता लगाया गया था, इसमें कॉर्नफ्लेक्स है, केले है, बटर है, ब्रेड है, जाम है, उसके बाद में ये छोले भटूरे है, पोहा है, ऐसी सब सारी चीज़ें यहाँ पर नाश्ते के लिए रखी गई थी। तो जो कि हमने नाश्ता पेट भर करने के बाद में यहाँ से निकले, सब सामान गाड़ी में लाद दिया। जो ग्रीन एस्केप ट्रैवल्स ने हमारे लिए गाड़ी जो भेजी थी उसमें सामान डालकर वो सामान उस पार चले गए। हम पैदल पैदल इमिग्रेशन ऑफिस आए और ये इमिग्रेशन ऑफिस में हमारे साथ में हमारे गाइड जो थे सोनम जी, तो वो साथ में चल रहे हैं और उन्होंने हमें पूरी तरह असिस्ट किया। इमिग्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो अपने को तो कुछ पता नहीं होती, तो इनको सब पता रहता है, इनका रोज का काम है। तो ये देखो, ये सभी गाइड्स असिस्ट कर रहे हैं। वैसे ही हमारा ग्रीन एस्केप ट्रैवल्स और टूर्स वालों ने जो गाइड दिया था वो पूरी तरह कोऑपरेट करके और ये इमिग्रेशन के पेपर्स बनवाने में मदद कर रहा था। और हम सब लोग जाके वेटिंग में वहाँ पर बैठने के लिए जो जगह थी वहाँ पर बैठे थे और इस दरम्यान वो सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहा था। सिर्फ हमें उनका जो
इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसके सामने 1 मिनट के लिए खड़ा रहना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद में वो पेपर बन जाए तो वो लेकर वो निकल पड़ता है। और उसके बाद में बाहर आकर हम जैसे भूटान में प्रवेश करते हैं तो ये भूटान इस तरीके से हमारा स्वागत किया जाता है। ये सफ़ेद जो कपड़ा है गले में, ये स्कार्फ जो है, तो ये पहनाकर भूटानीज वे में स्वागत किया जाता है। अभी वो स्वागत होने के बाद में फिर से हम हमारी कार में बैठे और कार से हम अब थिम्पू की ओर निकल चले हैं। तो फुटशोलिंग और थिम्पू के बीच में 150 किलोमीटर की दूरी है, जिसे लगभग 4.5 से 5 घंटे वैसे लगते हैं। लेकिन आप जितने ज़्यादा स्टॉपेजेस बीच में लोगे तो वो समय बढ़ता जाता है। जैसे बीच में 2-3 जगह ऐसी है कि जो साइट सीइंग की है, वहाँ पर भी गाड़ी रोकी जाती है। उसके बाद में 4-5 घंटे के सफ़र में एक दो बार तो टॉयलेट ब्रेक होता है, जैसा ये अभी टी ब्रेक हुआ है। तो ये टी ब्रेक है और टॉयलेट ब्रेक भी है। तो इस दरमियान में यहाँ पर फलों और सब्जियों का मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हो कि विविध प्रकार के फल यहाँ पे है, सब्जियाँ है। तो हमारे लिए थोड़ी सी कुछ सब्जियाँ भी नई थी, फल भी नए थे, इसलिए सब उसका अवलोकन कर रहे थे। और आजू बाजू में घने बादल छाए हुए थे, हरियाली थी, चारों ओर हरियाली थी। तो ये तो देखने लायक चीज़ थी ही कि जो फल है, अभी फलों में यहाँ पर एक अलग फल हमें दिखा, जो कि इंग्लिश में उसे अंग्रेज़ी में एप्रिकॉट कहा जाता है, मराठी में हम उसे जर्दालू कहते हैं। तो वो जर्दालू सूखा हुआ फल होता है। एप्रिकॉट ये यहाँ पर कच्चा फल था, पका हुआ यानी, तो वो सूखा नहीं था। तो इसलिए हमने 1 किलो एप्रिकॉट लिया, हमारे लिए नई चीज़ थी। अब ये आप देख सकते हैं कि चारों बाजू में हरियाली छाई हुई है और बादल भी नीचे आए हुए हैं, करीब करीब ज़मीन पर उतरे हैं। तो समटाइम्स इसलिए क्या हो जाता है कि बादल नीचे उतरने के कारण बीच में का जो नज़ारा होता है तो वो नहीं देख पाते हैं अपन। तो अभी ये टॉयलेट ब्रेक होने के बाद में फिर से हम गाड़ी में बैठ के और आगे का सफ़र तय करेंगे। ये हमारी टोयोटा की हेज़ गाड़ी थी, जो ग्रीन एस्केप टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों ने प्रोवाइड की थी। हम वैसे तो 4 ही लोग मुसाफिर थे। 5वां हमारा सोनम जो था गाइड था और 6वां ड्राइवर था। लेकिन गाड़ी हमारी करीब करीब 10 सीटर थी, तो वी वर क्वाइट कंफर्टेबल। हमारा सामान भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए बड़ी गाड़ी प्रोवाइड की गई थी। अभी ये रास्ते में एक और स्टॉप लिया गया। ये यहाँ पर कुछ बुद्ध स्तूप है बने हुए, और इनके बारे में ये गाइड हमें विस्तृत जानकारी दे रहा था। ये जो स्तूप बने हुए हैं, बुद्ध स्तूप, इनके आजू बाजू में बहुत ही बढ़िया फूलों के झाड़ है, जो कि देखने लायक चीज़ है। अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के फूल है, अलग अलग रंग के हैं। तो मैं और मिस्टर दीपक जोशी, ये दोनों हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के कारण हमें कहीं भी कोई पंछी की आहट मिली तो हम कैमरा निकालकर दौड़ पड़ते हैं। वैसे ही ये भी जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इसके और भी हम आकर्षित होते हैं, इसकी भी हम फोटोग्राफी करते हैं। तो इस तरह से हमने भूटान में कई फूलों के फ़ोटो खींचे, उसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। वैसे पंछियों का भी बहुत जगह पे हमने चित्रण किया है, जिसका भी एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यदि वीडियो डाले गए तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मेरी एक आपसे विनंती है कि ये मेरा जो वीडियो है ये करीब करीब 25 से 28 मिनट का हुआ है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है? इसे कटौती करना चाहिए था। तो मैं सोच रहा था कि मैं काटूं तो कहाँ काटूं, और मैं काटूंगा तो वो चीज़ आपको दिखेंगी नहीं, मैं एडिट करूंगा
तो मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, इसलिए इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा यानी 28-29 मिनट तक हो गई, फिर भी मैंने उसे वैसे ही रखा है, उसको ज़्यादा एडिट नहीं किया है। तो इस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य के जो नज़ारे थे वो अभूतपूर्व थे। और ये आप अलग अलग तरह के जो फूल है जो मुझे आकर्षित कर रहे थे वो मैंने वीडियो में बताए हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर कुछ आजू बाजू में पंछी भी थे, तो उसमें से एक ब्लैक बर्ड करके पंछी है जिसका मैंने इसके बाद में चित्रण किया हुआ है। अभी भी यहाँ पर चारों ओर बादल छाए हुए थे, इसलिए वैली के बीच में का जो नज़ारा होता है वो बादलों के कारण छिप जाता है, तो देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो पेड़ पौधे फूल पंछी थे तो इनका आनंद हम उठा रहे थे। और ये जो स्तूप बने हुए हैं इनके ऊपर की जो नक्काशी है और पेंटिंग का काम है वो भी देखने लायक है। अभी ये ब्लैक बर्ड है जो हमें दिखा और हमने तुरंत कैमरा निकाल कर उसका चित्रण किया। अब इसके बाद में हम वहाँ से निकल पड़े। एक रिंछेडिंग खारपांडे गोम्पा ऐसा कुछ नाम है इस गोम्पा का। इसका टिकट 30 रुपये था। तो यहाँ पर एक और बात मैं नोट करना चाहता हूँ कि करीब करीब सभी जो पॉइंट्स व्यू पॉइंट्स है जिसमें मोनेस्ट्री शामिल है इनको टिकट है। और ये जो 30 रुपये टिकट है ये सबसे कम से कम टिकट है। बाकी जगह पे आपको 300 रुपये पर हेड, 500 रुपये पर हेड, सिंपली भूटान में तो 1000 रुपये पर हेड ऐसा टिकट है। तो ये टिकट के ही पैसे करीब करीब पर हेड यदि आपने सब पॉइंट देखे तो 2500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5000 आपके दोनों के एंट्री फी के पैसे ही हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम ये गोम्पा देखने के लिए आगे निकल पड़े हैं। और यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है, दूसरी चीज़ ये मैं जो बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी गाड़ी जहाँ पे पार्क होती है वहाँ से आपको चलकर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, इसका डिस्टेंस ही बहुत है। तो और चढ़ है यानी, तो इसलिए आपको यदि चलने में दिक्कत है तो आपको मुश्किल होगी। और यहाँ पर स्टेयर्स भी है जिसे आपको चढ़ना है ऊपर। अब ये गोम्पा जो है ये इनके भूटानी शैली का आर्किटेक्चर है। ये देख सकते हो कि आपको चढ़ाई करके आना पड़ता है हर जगह। यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ पौधे फूल ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य था। यहाँ पर चढ़ के आने के बाद में आप दूर दूर तक हरियाली देख सकते हो, हरे गालीचे देख सकते हो। अब ये भी गोम्पा की जो इमारत है ये भी बहुत सुंदर है। इस पर की नक्काशी, इस पर का पेंटिंग वो भी देखने लायक है। अभी यहाँ से आपको दूर तक जो नज़ारा दिख रहा है तो वहाँ पर वो फुनशोलिंग जो सिटी है वो और उसके बाजू में जयगांव ऐसा सब यहाँ से क्लियर कट दिखता है ऊपर से जो नज़ारा है वो। तो आप यहाँ से वो फुनशोलिंग देख सकते हो। अभी ये स्तूप के आजू बाजू में और स्तूप है, ये आप देख सकते हो फुनशोलिंग। ये मेन गोम्पा का नज़ारा है। गोम्पा के अंदर
फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसके कारण अंदर का मैं कुछ भी बता नहीं पा रहा हूँ। अंदर बुद्ध की मूर्ति है और संतों की मूर्ति है। ये यहाँ पर जो चक्र है वो घुमाने से पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। अभी ये गोम्पा देखने के बाद में हम आगे निकल पड़े। आगे हम ये थिम्पू के ओर जा रहे हैं। तो थिम्पू का जो चेक पोस्ट है वो चेक पोस्ट बीच में पड़ता है। यहाँ पर जगह जगह पर आपका चेकिंग होता है, वोटर्स आईडी देखा जाता है, आपके पेपर्स देखे जाते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति देश में प्रवेश न कर सके। अब ये चेकिंग होने के उपरांत हम यहाँ से निकल पड़े हैं। अभी आप रास्ते में देख सकते हो कि कितना सुंदर नज़ारा है, तो थोड़ा सा इसका लुत्फ उठाइए। अब ये आगे जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये गेडू बिजनेस कॉलेज है, इसे आप देख सकते हैं। Nam min chen ni ba ya la si do
अभी करीब करीब 12:30-1 बज चुका था, इसलिए हमें लंच लेने के लिए यहाँ पर रुकना पड़ा। और यहाँ पर हमने लंच ऑर्डर किया। लंच में हमने रोटी, दाल, एक सब्जी और चावल ऐसा ऑर्डर किया था। तो ये खाने के बाद में हम यहाँ से फिर से आगे चल पड़े। ये देख सकते हो आप, ये सब्जी है, ये रोटी है और दाल फ्राई है, और हमने पपड़ भी मंगाए थे। तो ये सब खाने के बाद में हम निकले, और रास्ते में ये एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जिसे सब ट्रैवलर्स रुककर एंजॉय करते हैं। अभी अकोला से हमारे साथ में 32 लोगों का और एक ग्रुप था जो अलग से चल रहा था, वो भी लोग यहाँ रुके हुए थे। जयगांव में भी वो हमारे होटल बरसाना में रुके हुए थे। तो इस तरह से हमारे जान पहचान वाले 32 लोग करीब साथ में थे। तो अभी आप ये देख सकते हो कि सुंदर नज़ारा जो वाटरफॉल के आजू बाजू में है, पहाड़ी है, हरियाली है, पानी है, झरने हैं, वाटरफॉल्स है। अभी ये पॉइंट होने के बाद में हम और एक जगह रुके, यहाँ 2 नदियों का संगम है। और ये इसके बारे में हमें हमारा गाइड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। अभी ये जो 3 स्तूप देख रहे हो आप 2 नदियों के संगम पर, तो उसकी कहानी ऐसी बताई गई है कि यहाँ पर 2 नदियों का संगम थोड़ा अशुभ माना जाता है। कुछ निगेटिविटी वहाँ हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 स्तूप बनाए गए हैं। और तीनों स्तूप जो है वो अलग अलग शैली में है। एक भूटानी शैली में है, एक नेपाली शैली में है, और तीसरा जो है वो मैं भूल गया कौन सी शैली में। तो ऐसे 3 अलग अलग स्तूप वहाँ बनाए हैं। ये नज़ारा देखने के बाद में हम थिम्पू के और निकल पड़े थे। अभी हम थिम्पू में पहुंच चुके हैं, और हमारे लिए जो होटल न्यूमियस इन्होंने बुक किया था वहां पर हम पहुंचे हैं। अभी हम होटल न्यूमियस में एंट्री ले रहे हैं। और इस होटल का चयन मैंने ही किया था। 2 ऑप्शन दिए थे, तो इसका चयन मैंने इसलिए किया था कि ये थोड़ा सा गाँव के बाहर है, लेकिन सामने ही नदी है। तो नदी होने के कारण हम दोनों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, जोशी साहब और मैं, तो हम कुछ पंछियों का नज़ारा देख पाते। ये चांस लेने के लिए हमने नदी के किनारे का होटल सिलेक्ट किया था, और वो सही भी निर्णय रहा। सवेरे हम दोनों 5, साढ़े 5, 6 बजे उठकर जल्दी निकल पड़ते थे, और नदी के किनारे से टहलते हुए अनेक पंछियों के दर्शन हुए। अलग अलग टाइप के पंछी यहाँ पर मिलते हैं। तो जैसा कि मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि भूटान में है क्या, तो इसका जवाब थोड़ा सा मैं आगे दूँ। अभी होटल का हम कर रहे हैं। तो ये रिसेप्शन एरिया था। यहाँ पर आने के बाद में हमारा वेलकम ड्रिंक यानी चाय पिलाकर स्वागत किया गया। उसके बाद में रजिस्टर में एंट्री और कुछ नॉमिनल जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो एंटर करने के बाद में हमारा रूम चेक इन हुआ। हमारा सामान पहले ऊपर रूम में पहुंच चुका था। यहाँ पर नीचे सब डाइनिंग एरिया और रेस्टोरेंट होने के कारण रूम्स जो है वो थोड़े ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, पर वहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है ऊंचाई से। तो अभी ये रूम की तरफ अप्रोच हो रहे हैं।
कमरे थे। मेरा 108 था, दूसरी का 107 था। दोनों रास्ते के मोड़ थे जिनमें नदी का व्यू और सामने पहाड़ी थी, उसका व्यू हमें रूम में से बैठे बैठे दिखने वाला था। दोनों तरफ बड़ी बड़ी विंडोज थी, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे भी रूम कमरा जो है वो एसी था। तो ये आप अभी कमरे का टूर कर रहे हैं। यहाँ पर वार्डरोब है, डबल बेड है, बाद में ये एक पेंटिंग लगी हुई है और ये कमरे की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं जिसमें से बाहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई पड़ता है। ये एसी लगा हुआ है। ये एक क्लीन सा टॉयलेट है जिसमें ये ड्रायर भी दिया हुआ है और ये टॉवेल्स और टॉयलेटरीज प्रोवाइड की गई थी। हॉट वाटर 24 आवर्स अवेलेबल था। ये बड़ा सा आईना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक केटली भी प्रोवाइड की गई थी और चाय का सामान था। आप जब चाहे तो चाय या कॉफ़ी बनवा कर आप पी सकते हो। ये छोटा सा टीवी था और आप ये देख सकते हो कि कमरे में से किस प्रकार से बाहर का जो एम्बियंस है, सौंदर्य है, वो आप निहार सकते हैं बैठे बैठे पलंग पे से। ये अभी रात का खाना है जो हम खा रहे हैं। खाना बहुत ही लजीज था, बहुत ही टेस्टी था। ये आप देख सकते हो कि रोटी है, पनीर है, एक हेमादासी करके इनका खास ट्रेडिशनल सब्जी है वो है, सलाद है, पापड़ है, उसके बाद में एक स्वीट है। इस तरह से खाना बहुत बढ़िया था। अभी ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसके पहले आपसे कहूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसके आगे के और भी 4 वीडियो जो है दुकान के उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बाकी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरे वैसे बाकी के जो वीडियोस हैं वो नॉर्मली वाइल्ड लाइफ के होते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर मेरा जो वीडियो है वो ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे अभी कहूँगा कि बाय बाय, गुड नाइट। मैं भी खाना खाने के उपरांत सोने जा रहा हूँ क्योंकि सवेरे जल्दी निकल कर हम दोनों दोस्त नदी किनारे घूमने जाते हैं। उसके बाद में 9 बजे आगे के टूर के लिए निकलना है। बाय बाय, गुड नाइट। अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे।